5 पार्ट्स में हमने इसकी टोटल हिस्ट्री को डिवाइड कर रखा है। इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम, राइज ऑफ द इंटरमीडियरीज, ट्रांसपोर्ट, ट्रेडिंग कम्युनिटीज एंड पोजीशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। अब इन सब चीजों को पढ़ने से पहले आई थिंक कि इतना तो हम सब जानते ही हैं बच्चों कि जो अर्ली मैन था ना, इनिशियली क्या था, ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स जो है वो बहुत ही लिमिटेड थी, सेल्फ सफिशिएंट था ह्यूमन बीइंग। अर्ली मैन जो था वो सेल्फ सफिशिएंट था विद द फ्यू नीड्स। उसके बाद क्या हुआ कि नीड्स मल्टीप्लाई होना शुरू हो गई, और जब वो नीड्स मल्टीप्लाई होना शुरू हो गई तो प्रोडक्शन की जरूरत महसूस होने लगी एंड मैन बिगेन टू प्रोड्यूस। जब प्रोडक्शन शुरू हो गई तो प्रोडक्शन के बाद एक्सचेंज की भी जरूरत महसूस होने लगी कि जो हमने प्रोड्यूस किया अपने लिए, लेकिन इंसान को वो चीज भी चाहिए थी जो किसी और के पास थी। अब उसके लिए जो हमारे पास है किसी और को देना है, जो दूसरे के पास है उससे लेना है। तो प्रोडक्शन के बाद किस चीज की जरूरत महसूस हुई? एक्सचेंज की। अब जब एक्सचेंज शुरू हुआ तो शुरू में बार्टर सिस्टम था। द थिंग्स वर एक्सचेंज इन प्लेस ऑफ थिंग्स। तो प्रोडक्शन और एक्सचेंज जो था उसका पर्पस जो था सेल करना नहीं था। जो प्रोडक्शन थी वो सिर्फ एक्सचेंज पर्पस के लिए की जाती थी, नॉट फॉर द पर्पस टू सेल एंड अर्न मनी। जब प्रोडक्शन और बढ़ती गई तो उसके बाद क्या हुआ कि उस एक्स्ट्रा प्रोडक्शन को पूरी तरह से जिन लोगों के पास उसकी जरूरत है उन तक पहुंचाने के लिए ट्रेड इमर्ज हुआ। तो ये पैदाइश हुई ट्रेड की। ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग। तो पहले तो प्रोडक्शन भी नहीं थी, प्रोडक्शन शुरू हुई, फिर प्रोडक्शन के बाद एक्सचेंज शुरू हुआ, लेकिन एक्सचेंज नॉट फॉर द पर्पस ऑफ सेल शुरू हुआ। फिर जब प्रोडक्शन एंड सेल दोनों शुरू हो गई, देन buying and selling, that is actually the trade. That is how the trade emerged. तो ट्रेड कैसे इमर्ज हुआ ये हमने देख लिया, और जो ट्रेड इमर्ज हुआ वो लोकल ट्रेड था। तो इसीलिए जो बैंकिंग सिस्टम था वो भी लोकल बैंकिंग सिस्टम था। वो कैसा था? इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम। वो देख लेते हैं कि लोकल ट्रेड था और उसके लिए कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज चाहिए होता था। अब उस कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए जब बार्टर सिस्टम खत्म हुआ तो मेटालिक मनी सामने आई। लोग मेटालिक मनी को यूज करने लगे, उसकी ड्यूरेबिलिटी और डिविजिबिलिटी की वजह से उसको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मानना शुरू कर दिया लोगों ने। या उसके अलावा दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे जिनको हुंडीज और चिट्ठीज कहा जाता था। डॉक्यूमेंट सेम है, कहीं पर उन्हें हुंडीज कहा जाता था, कहीं पर उन्हें चिट्ठीज। जो भी लोकल लैंग्वेज जहां भी जिस एरिया की होती थी वही यूज की जाती थी। मोस्टली संस्कृत ओरिजिन में ये सारे वर्ड्स हैं। और ये जो हुंडीज और चिट्ठीज हैं ये किस तरह के डॉक्यूमेंट्स होते थे? बिल्स होते थे या प्रोमिसरी नोट्स होते थे, जो उधार पर मतलब मेटालिक मनी जो नहीं दे रहा है, जो उधार पर सामान खरीदते या बेचते थे, वो एक डॉक्यूमेंट बनाकर एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेते थे, जिसमें ये प्रॉमिस कर लेते थे कि हम इतना अमाउंट जो है वो बाद में देंगे। तो उसमें भी दो तरह की होती हैं वो बच्चों, एक दर्शनी हुंडीज होती है और एक मुद्दती हुंडीज होती है। तो दर्शनी हुंडीज में टाइम पीरियड मेंशन नहीं होता था, बस ये मेंशन होता था कि कितना पैसा किसको लेना और किसको देना है। लेकिन जो मुद्दती हुंडीज होती थी उसमें टाइम पीरियड भी मेंशन, मुद्दत हम टाइम पीरियड को ही कहते हैं, तो जो मुद्दती हुंडीज होती थी उसमें टाइम पीरियड मेंशन होता था कि कितना पैसा और कितने टाइम पीरियड के बाद किसको लेना और किसको देना है। इनके भी सब टाइप्स हम अभी कर लेते हैं। तो एक्चुअली क्या है कि इसको पूरे सिस्टम को समझने के लिए मैंने एक छोटा सा यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है कि कैसे एक्सचेंज होता था। कि जो इंडिविजुअल लोग थे बैंकर्स, उनको सेट्स कहा जाता था। तो वो जो सेट्स होते थे वो क्या करते थे, लोगों से जो भी उनके पास प्रेशियस मेटल्स होते थे वो ले लेते थे, लोग उनके पास डिपॉजिट करवा देते थे। फिर वो उसका क्या करते थे कि जिन लोगों को प्रोडक्शन के लिए पैसा चाहिए होता था उनको वो लोन की तरह पैसा देते थे। और सिर्फ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एग्रीकल्चरल गुड्स के लिए ही नहीं, बल्कि रियरिंग ऑफ द एनिमल्स के लिए,
कुछ वर्कशॉप्स होती थी जिनको उस टाइम में कारखाना कहा जाता था। तो आर्टिशंस, क्राफ्ट्समैन, इन सब के कारखाने होते थे। तो किसी को भी चाहे प्रोडक्शन के लिए, चाहे रेयरिंग ऑफ द एनिमल्स के लिए या कारखानों के लिए जो भी पैसा चाहिए होता था वो उनको किससे मिलता था? सेठ से। तो जो सेठ थे वो मिडिल मैन का काम करते थे, बेसिकली जो लोगों से डिपॉजिट्स लेते थे और जिनको जरूरत होती थी उनको वो पैसा देते थे। अब जो टाइप्स ऑफ मैंने बताया था हुंडीज, वो भी देख लेते हैं, वो भी इसी बैंकिंग सिस्टम का पार्ट है। दर्शनी हुंडीज जो है वो 4 तरह की होती है। नाम लिख लीजिए, नोट कर लीजिए अपने पास। धनी जोग, फरमान जोग, सहजोग एंड देखनहार। के जो धनी जोग होती थी वो पेएबल टू एनीवन, मतलब वो किसी को भी पे करने का उसमें ऑर्डर हो सकता था। जो फरमान जोग होती थी उसमें सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्सन का नाम लिखा होता था, सिर्फ उसी को पैसा मिलेगा। जो सहजोग होती थी वो पेएबल टू द ऑर्डर ऑफ द पेई, मतलब अगर मैं पेई हूं, पेई मतलब मुझे पैसा मिलना है, तो अगर मैं किसी और को ऑर्डर दे दूं कि ये अब पेई बन गया तो मेरे ऑर्डर पे वो किसी और को मिल जाएगी। देखनहार जो होती थी पेएबल टू द बेयरर, मतलब जिसके पास वो डॉक्यूमेंट है वो बेयरर हुआ, उसी को वो पे की जाएगी। ठीक है, तो ये चारों जो है वो पेमेंट के हिसाब से कि पेएबल किसको है, इनके अलग अलग नाम है। फिर उसी तरह से जो मुद्दती हुंडीज है उनके 3 टाइप्स हैं। मुद्दती हुंडीज में भी धनी जोग होती है, फरमान जोग होती है और जोखमी होती है। ये 3 टाइप्स हैं। तो जो धनी जोग है दर्शनी का और मुद्दती का वो बिल्कुल सेम है। ये भी पेएबल टू एनीवन होती है, बस इसमें मुद्दत मेंशन होती है, इसमें स्पेसिफिक टाइम पीरियड मेंशन होता है। फिर इसी तरह से फरमान जोग जो है, अगर वो मुद्दती हुंडी भी है तो वो पेएबल टू द स्पेसिफिक पर्सन है, लेकिन इसमें टाइम पीरियड साथ में मेंशन होता है। और जो तीसरा टाइप है वो जोखमी है, जिसमें सेफली डिस्पैच ऑफ गुड्स के लिए वो इशू की जाती थी कि मान लीजिए किसी ने गुड्स डिस्पैच कर दिए, जो मतलब सेलर है, और उसके बाद उसमें रास्ते में कोई भी उसमें जो भी टूट फूट या कोई भी उसकी डिस्ट्रक्शन हो सकती है, तो जो ये गारंटी लेता था कि वो उस डिस्ट्रक्शन को या उसके कॉस्ट को बेयर करेगा वो ड्रॉयर हो गया, और जिसका पास गुड्स जाने हैं उसकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी, वो ड्रॉई हो गया। तो इस तरह से ये जोखमी, मतलब जो जोखिम को बेयर करता था, तो वो जोखमी हुंडी कहलाती थी। और वो किस कैटेगरी में आती है? मुद्दती हुंडी में। उसमें टाइम पीरियड मेंशन होता था कि इतने टाइम से इतने टाइम तक गुड्स डिस्पैच होने के बाद से रिसीव होने तक रास्ते का जो भी जोखिम होगा, जो भी उसमें रिस्क इन्वॉल्व होंगे, उसको कौन बेयर करेगा। तो इस छोटे से एक्सप्लेनेशन के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट जो हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स है वो ओवर हो गया रिगार्डिंग द इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम। I hope it is clear to everyone. Now let's talk about the second part of history of commerce and trade, that is rise of intermediaries. Intermediaries बच्चों किसे कहते हैं? कोई भी ब्रोकर्स, रिस्क बेयरर्स या एजेंट्स या मिडिलमैन, उनको हम कहते हैं इंटरमीडियरीज। तो जो शुरू में इंटरमीडियरीज थे ना, जो कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते थे मैन्युफैक्चरर्स को, उनको जगत सेट्स कहा जाता था। ठीक है, और खास तौर से वो जो फॉरेन ट्रेड होता था उसमें मदद करते थे। फिर उसके बाद 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, जिसमें लार्ज स्केल प्रोडक्शन होने लगी, मशीन ओरिएंटेड प्रोडक्शन होने लगी, प्रोडक्शन इन एंटिसिपेशन ऑफ द डिमांड होने लगी, डिमांड से भी पहले। अब जैसे जैसे ये सब होने लगा, रिस्क और बढ़ता गया। अब उन सब रिस्क को बेयर करने के लिए और फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करने के लिए बैंकर्स सामने आए। बैंकर्स के क्या फंक्शंस होते थे? फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करना इन द फॉर्म ऑफ लोन्स। फिर उसके बाद जितनी भी तरह के रिस्क हैं उनको अंडरटेक करना, ट्रस्टीज की तरह एक्ट करना, एग्जीक्यूटर्स बन जाते थे, वो उनके एंडाउमेंट्स के जो भी काम पूरा करना होता था उसको वो पूरा करवाते थे विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट। तो इस तरह से पहले जगत सेट्स थे, फिर बैंकर्स सामने आए, और फिर जब और ज्यादा स्पेशलाइजेशन आने लगी तो कमर्शियल बैंक्स, एग्रीकल्चरल बैंक्स, इंडस्ट्रियल बैंक्स, इस तरह के बैंक्स जो कि स्पेसिफिक एरिया से डील करते थे। कमर्शियल बैंक्स एक्सचेंज में जो भी फैसिलिटीज लोन की चाहिए थी उसको प्रोवाइड करते थे। एग्रीकल्चरल बैंक जो है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन से रिलेटेड जो है वो फाइनेंस करते थे। इंडस्ट्रियल बैंक जो है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से रिलेटेड। तो इस तरह से बहुत सारे स्पेशलाइज्ड बैंक्स जो हैं
वो और इन द फॉर्म ऑफ इंटरमीडियरी सामने आए जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो इट टुक प्लेस एंड जो है कमर्शलाइजेशन, एक्सपोर्ट्स बढ़ गए इंपोर्ट्स से ज्यादा। तो जब ये चेंजेस आने लगी तो इस तरह से जो इंटरमीडियरीज हैं वो राइज होने लगे। चलिए बच्चों, लेट्स कम टू द थर्ड पार्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड दैट टॉक्स अबाउट ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट मतलब जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज किए जाते थे फॉर द पर्पस ऑफ एक्सचेंज, दैट इज ट्रेड। वैसे तो बेसिकली 4 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, रेलवेज, रोडवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज। बट हम जानते हैं कि एयरवेज और रेलवेज तो उस टाइम एग्जिस्टेंट नहीं थे, तो 2 ही तरह के रूट्स अवेलेबल थे, लैंड ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। जो नॉर्थ का एरिया था, क्योंकि वो हिमालयाज है सारे, वहां पर ज्यादातर लैंड ट्रांसपोर्ट यूज होता था। इन द मिडिल ऑल्सो जो फ्लैट लैंड्स है वहां पर भी लैंड ट्रांसपोर्ट यूज होता था। और जो साउथ में या ईस्ट टू वेस्ट में जो यूज होता था वो वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट यूज होता था। और एक्चुअली जो नॉर्थ एरिया से जो मेजर पर्टिकुलर आइटम जो ट्रेड की जाती थी वो सिल्क की जाती थी, इसीलिए जो नॉर्दर्न रूट्स थे ना, जो लैंड रूट्स थे, उनका नाम ही क्या पड़ गया, सिल्क रूट। और जो वाटरवेज के थ्रू ईस्ट टू वेस्ट या साउथ में जो भी रूट्स यूज किए जाते थे वहां से ज्यादातर स्पाइस ट्रेड किया जाता था, तो उसका नाम ही क्या पड़ गया, स्पाइस रूट। अब उसके बाद एक वर्ड आता है मैरीटाइम ट्रेड, जो कि वाटरवेज के थ्रू ट्रेड किया जाता था, उस ट्रेड का नाम क्या पड़ गया, मैरीटाइम ट्रेड। और उसमें सबसे ज्यादा जो है पेपर, काली मिर्च, जिसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता था उस टाइम, वो रोमन एम्पायर्स में बहुत ही ज्यादा फेमस थी और वो उसको बहुत ज्यादा मानते थे। तो इसी चक्कर में बहुत सारी एम्पायर्स जो थी उनके बीच में राइवलरीज और कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो गए उस रूट को ढूंढने के लिए। और उसी रूट को ढूंढते ढूंढते जो कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर करा और वास्को द गामा ने मालाबार कोस्ट इंडिया का डिस्कवर करा इन द 15th सेंचुरी। और इसके अलावा भी बहुत सारे जो कोस्ट हैं या जो ट्रेडिंग सेंटर्स हैं वो अभी हम आगे ट्रेडिंग सेंटर्स में पढ़ेंगे। तो बच्चों, थोड़ी थोड़ी सी हिस्ट्री ट्रांसपोर्ट के बारे में, इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम के बारे में, राइज ऑफ इंटरमीडियरीज के बारे में हम जान चुके हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है ट्रेडिंग कम्युनिटीज के बारे में बच्चों। अब इस टॉपिक को भी हम 3 सब पार्ट्स में पढ़ेंगे बच्चों, मर्चेंट कॉर्पोरेशंस, मेजर ट्रेड सेंटर्स एंड मेजर इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। इसी के ये 3 सब टॉपिक्स हैं। अब जहां हम बात कर रहे हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेडिंग कम्युनिटीज, तो बिल्कुल क्लियर है कि ट्रेडिंग कम्युनिटीज का मतलब कि जो कम्युनिटीज ट्रेड करती थी, दे वर कॉल्ड एज द ट्रेडिंग कम्युनिटीज। अब उनको अलग अलग नामों से जाना जाता था हर एक जगह के हिसाब से। इसको आप नोट कर सकते हैं बच्चों, हो सकता है कि इस पे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो आपको नाम पता होने चाहिए उनके। जैसे नॉर्थ में जो ट्रेडिंग कम्युनिटीज थी उनको पंजाबीज और मुल्तानीज कहा जाता था, मतलब पंजाबीज और मुल्तानीज ज्यादा ट्रेडिंग में इन्वॉल्व थे। साउथ में छट्स कहा जाता था उनको, वेस्ट में महाजन्स कहा जाता था, और राजस्थान और गुजरात में उन्हीं लोगों को भट्ट्स कहा जाता था। अर्बन सेंटर्स में उन्हें नगर सेठ्स कहा जाता था। तो ये कुछ नाम है जो मेजर कम्युनिटीज के हैं जो आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद ट्रेड के अलावा भी जो और कुछ एक्टिविटीज होती थी, जैसे अब हम डॉक्टर्स कहते हैं, तो उस टाइम में हकीम्स या वैद्स होते थे। तो जो प्रोफेशनल थे उनके अलग अलग नाम थे, वो भी आपको पता होना चाहिए। लॉयर्स जो थे उनको वकील कहते थे, अभी भी हम ये वर्ड्स यूज करते हैं वैसे। और जो रिलीजियस लीडर्स थे उनको पंडित्स और मुल्लास कहते थे, अलग अलग रिलीजन के हिसाब से। तो ये कुछ ट्रेडिंग कम्युनिटीज हैं और ये कुछ नॉन ट्रेडिंग कम्युनिटीज हैं जो उस टाइम में प्रेवलेंट थी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, बात सबसे पहले करते हैं मर्चेंट कॉर्पोरेशंस की। तो बच्चों, मर्चेंट कहते हैं ट्रेडर को, और कॉर्पोरेशंस का मतलब होता है एसोसिएशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस। तो सिंपली क्या है मतलब, ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स। मर्चेंट कॉर्पोरेशंस का क्या मतलब है कि जो ट्रेडर्स के ऑर्गेनाइज ग्रुप्स थे। अब देखो, इससे पहले ये सारे ट्रेडर्स जो है ना वो इंडिविजुअली सब काम कर रहे हैं। जैसे जैसे ट्रेड बढ़ता गया, लोकल ट्रेड के बाद फॉरेन ट्रेड भी आ गया, और इस तरह से उनका बर्डन बढ़ता गया और उनको ये सारे काम अपने आप से करने मुश्किल होने लगे। तो अब उन्होंने सोचा कि हम मिलकर
इन सारी चीजों को करते हैं। तो जब वो ऑर्गेनाइज हो गए, कलेक्टिव जब उन्होंने ग्रुप बना लिया, सो दैट ग्रुप इज कॉल्ड एज द मर्चेंट कॉर्पोरेशंस। इस तरह की कॉर्पोरेशंस भी एस्टैब्लिश होने लगी और जिनको पुराने नाम से कहा जाता था गिल्ड्स। तो ये जो मर्चेंट कॉर्पोरेशंस थी, ये बेसिकली जैसे अब ट्रेड यूनियंस होती हैं या बहुत सारी, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, एग्रीकल्चरल सोसाइटीज होती हैं, कस्टमर सोसाइटीज होती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कलेक्टिवली फॉर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स काम करती हैं। इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस को ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस कहा जाता है या कॉर्पोरेशंस। तो मर्चेंट्स ने अपनी कॉर्पोरेशंस बनानी शुरू कर दी और वो कॉर्पोरेशन जो है क्या काम करती थी, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द ट्रेडर्स। अब उनके कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं, उनको ध्यान से देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए और उनको याद कर लीजिएगा। दे फ्रेम द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द मेंबरशिप एंड कोड ऑफ कंडक्ट। मतलब उस एसोसिएशन का या उस कॉर्पोरेशन का कोई भी ट्रेडर अगर मेंबर बनना चाहता था तो उनको उस एसोसिएशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते थे। और कोड ऑफ कंडक्ट मतलब नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर, कि कैसे उन्हें काम करना है वो सब उन्हें मानना पड़ता था। यहां तक कि किंग भी उससे एग्जेम्प्टेड नहीं था। अगर किंग्स भी जो थे उसके मेंबर बनते थे तो उनको भी मर्चेंट कॉर्पोरेशंस के रूल्स फॉलो करने पड़ते थे। फिर उसके बाद जो गिल्ड का चीफ होता था, he used to deal directly with the tax collectors and settle the market toll। अब देखो बच्चों, टोल का मतलब बहुत तरह के टैक्सेस, कस्टम ड्यूटीज, लेबर टैक्स, इंडस्ट्रियल टैक्स, बहुत सारी तरह के जो टैक्सेस थे, ऑक्ट्रीज, इस तरह के जो टैक्सेस उनको कोई सोर्स ऑफ रेवेन्यू थे और कोई टैक्सेस उन्हें पे करने पड़ते थे। अब ये सारे टैक्सेस का लेन देन का काम जो है ना, वो कौन करती थी? मर्चेंट कॉर्पोरेशंस के जो चीफ होते थे वो करते थे, मीडिएटर की तरह का काम करते थे। अपने सारे मेंबर्स के बिहाफ पे टैक्स कलेक्शन एंड पेमेंट का काम इनका होता था। फिर उसके बाद जो गिल्ड मर्चेंट्स थे, दे ऑल्सो एक्टेड एज अ रिलीजियस कस्टोडियंस। कैसे? They took the task of building the temples and made donations from the taxes on their members। अपने members पे taxes लेवी करते थे, वो लगाते थे, impose करते थे और जो पैसा उससे आता था उससे वो religious activities like building of the temples, किसी को donations देनी है, इस तरह के काम भी वो करते थे। तो ये तो एक तरह का नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटी हो गया, लेकिन ऐसे भी वो काम करते थे। मेन उनका जो काम होता था ना, वो टैक्स कलेक्शन और टैक्स पेमेंट्स का होता था। और कहीं पर भी जब हम एज ए कलेक्टिव ग्रुप काम करते हैं ना, तो स्ट्रेंथ और पावर जो है वो बढ़ जाती है एज कंपेयर टू डीलिंग इंडिविजुअली। तो जो मर्चेंट्स थे, डेफिनेटली वो जब बहुत ज्यादा उनका ट्रेड बढ़ने लगा तो उन्होंने कॉर्पोरेशंस बना ली और इस तरह की कॉर्पोरेशंस को हम मर्चेंट कॉर्पोरेशंस कहने लगे। सिर्फ सब पार्ट ए हमने पूरा करा है मर्चेंट कॉर्पोरेशंस का। अभी ट्रेडिंग कम्युनिटीज में ही दूसरा सब पार्ट मेजर ट्रेड सेंटर्स और मेजर इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स अब हम आगे करेंगे। तो इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स थे, उनकी मैंने यहाँ पे लिस्ट बना दी है, ये आपको भी नोट करने पड़ेंगे। और हर एक पर्टिकुलर सेंटर जो था ना बच्चों, वो किसी ना किसी चीज के लिए फेमस था। तो हम देख लेते हैं कि कौन से मेजर ट्रेड सेंटर्स थे और वो किस पर्टिकुलर चीज के लिए फेमस थे। सबसे पहले देखिए पाटलिपुत्रा, जो अब पटना कहलाता है, एक्सपोर्ट ऑफ स्टोन्स के लिए। तो एक लाइन बस आप याद कर लेंगे कि पटना से सबसे ज्यादा स्टोन्स एक्सपोर्ट होते थे। उसके बाद पेशावर, अब तो वो पाकिस्तान में है, वहां पर से हॉर्सेस को इंपोर्ट किया जाता था और वुल को एक्सपोर्ट किया जाता था। अब पहले जमाने में तो बच्चों हॉर्सेस ही यूज होते थे ना ट्रांसपोर्ट और उसके लिए, तो यहाँ पे नहीं थे, तो बाहर से वो मंगाए जाते थे। और वुल था इंडिया में तो वुल एक्सपोर्ट किया जाता था। वो कहां से किया जाता था? पेशावर से। तक्षशिला लैंड रूट माना जाता है। इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच में जितना भी जो ट्रेड होता था वो तक्षशिला के थ्रू होता था। इसको सिटी ऑफ बैंक्स भी कहा जाता है। तक्षशिला में सबसे ज्यादा बैंक्स जो है सबसे पहले एस्टैब्लिश हुए थे। और बुद्धिस्ट का वो सेंटर ऑफ लर्निंग है, बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी सबसे पहले तक्षशिला में डेवलप हुई थी। तो 2-3 पॉइंट्स ही आपको तक्षशिला के बारे में याद रखने चाहिए। फिर इंद्रप्रस्था, इंद्रप्रस्था के बारे में बस यही बताया गया है कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सारे, मतलब वो सेंटर पॉइंट था, सभी तरह का जो ट्रेड था वो यहाँ पे सेंट्रल पॉइंट से होता था, दैट इज इंद्रप्रस्था। फिर मथुरा के बारे में बताया गया है कि उसको एम्पोरियम ऑफ ट्रेड कहा जाता था मथुरा को।
वाराणसी के बारे में बताया गया है सेंटर ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, गोल्ड, सिल्क क्लॉथ एंड सैंडलवुड वर्कमैनशिप। बनारस की साड़ियां तो बच्चों अभी भी बहुत फेमस और बहुत एक्सपेंसिव भी होती हैं, और सैंडलवुड के जो कारखाने थे उसके ऊपर जो काम किया जाता था वो बनारस में होता था। फिर उसके बाद मिथिला की बात आती है कि बे ऑफ बंगाल से साउथ चाइना तक जो भी मतलब ट्रेडर्स रूट फॉलो करते थे वो मिथिला से होते हुए जाता था, और इसी रूट को वो लोग फॉलो करते थे। उज्जैन, इसमें अगाटे, कालेनियन, मसलिन एंड मेलो क्लॉथ यहाँ से एक्सपोर्ट होता था। अगाटे एक मिनरल का नाम है, कालेनियन एक प्रेशियस स्टोन का नाम है, और मसलिन एंड मेलो क्लॉथ का मतलब है बहुत ही सॉफ्ट जो टाइप का जो कपड़ा होता था वो यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता था। उसके बाद आ गया सूरत। सूरत में भी गोल्ड बॉर्डर की जरी वाली चीजें बनाई जाती थी, और सूरत की जो हुंडीज होती थी जिसकी बात हम पहले कर चुके हैं, उनकी इतनी क्रेडिबिलिटी होती थी कि वो ईरान और इजिप्ट में भी ऑनर्ड की जाती थी, मतलब उनकी क्रेडिबिलिटी की वजह से। कांची, एक्सपोर्ट ऑफ पर्ल्स, ग्लास, रेयर स्टोन्स टू चाइना। कांची से चाइना में ये सारी चीजें एक्सपोर्ट होती थी। मदुरा, कैपिटल ऑफ पांड्यास एंड दे वर नोन फॉर द पर्ल फिशरीज। उसके बाद आता है ब्रोच। इट वॉज ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर नर्मदा एंड ग्रेटेस्ट सीट ऑफ कॉमर्स इन द वेस्ट इंडिया। इस लाइन को आप याद रखेंगे, खासतौर से जो पर्टिकुलर टाइटल्स होते हैं ना, जैसे ग्रेटेस्ट सीट ऑफ कॉमर्स, इसका मतलब कि कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए ये मेजर सीट मानी जाती थी, और यहां से सारे वेस्ट इंडिया का ट्रेड जो है वो यहीं से होता था। उसके बाद कावेरी पट्टा के बारे में बताया जाता है कि बड़ी साइंटिफिक सिटी मानी जाती थी, इसकी कंस्ट्रक्शन बहुत एडवांस थी, मतलब जो वेल कंस्ट्रक्शन हम आज के जमाने में देख सकते हैं ऐसी उस टाइम में वहां पर थी, और वहां से परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, सिल्क्स, पर्ल, गोल्ड, इस तरह की चीजें जो है वो ट्रेड की जाती थी। और वहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो फेमस था शिप बिल्डिंग यार्ड के लिए, वहां पर शिप्स बनाई जाती थी। फिर उसके बाद है ताम्रलिप्त, पोर्ट कनेक्टेड बाय बोथ सी एंड लैंड। वो एक ऐसा पोर्ट था जो लैंड रूट से भी कनेक्टेड था और सी रूट से भी कनेक्टेड था। तो ये बच्चों बिल्कुल आप इसी तरह से लिस्ट बना लीजिए और इसमें अंडरलाइन कर दीजिए कहीं कहीं पर, खासतौर से जैसे मैंने आपको बताया ना, जैसे ये बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग है तो ये एक इम्पॉर्टेंट है तक्षशिला के बारे में, या यहाँ पर है सीट ऑफ कॉमर्स इन वेस्ट इंडिया, तो ये यहाँ पर आपको ब्रोच के बारे में ये पता होना चाहिए। तो इस तरह से कुछ कुछ जो स्पेसिफिक नेम्स हैं, अगर पूछा जाए एम्पोरियम ऑफ ट्रेड किसे कहते हैं तो वो मथुरा को। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट तो हम अभी आगे भी करेंगे कि कौन कौन से मेजर इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स थे, लेकिन कुछ कुछ जो इनके स्पेसिफिक टाइटल्स है ना वो कम से कम आपको याद रखने पड़ेंगे। दैट कैन बी आस्क्ड इन एमसीक्यूज और 1 मार्क का क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक कि ये मेजर ट्रेड सेंटर्स, इन 14 सेंटर्स के नाम and why they are famous for, what is being exported, what is being imported there, that you have to learn. अब जल्दी से बच्चों देख लेते हैं कि मेजर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स की क्या क्या आइटम्स थी। 8-8, 10-10 आइटम्स आप याद कर लेंगे। अभी जब हमने सेंटर्स करे जो मेजर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ट्रेड सेंटर्स थे उसमें भी हमने कुछ चीजें देखी कि स्टोन्स थे, हॉर्सेस थे, किसी का इंपोर्ट हो रहा था, एक्सपोर्ट हो रहा था। तो अब हम कुछ स्पेसिफिक आइटम्स देख लेते हैं कि उसके अलावा भी क्या क्या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता था। तो इंपोर्ट्स में हॉर्सेस, जितने भी एनिमल प्रोडक्ट्स होते थे, चाइनीज सिल्क बहुत फेमस थी जो वहां से मंगाई जाती थी, वाइन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, कॉपर, लेड, कोरल, ग्लास एक्सेट्रा, ये सारी चीजें जो हैं वो इंपोर्ट की जाती थी क्योंकि इंडिया में अवेलेबल नहीं थी या उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। फिर उसके बाद एक्सपोर्ट्स में देख लेते हैं क्या क्या होता था। स्पाइसेस तो थे ही थे सबसे ज्यादा, व्हीट, शुगर, लाइव एनिमल्स भी एक्सपोर्ट होते थे, और एनिमल्स से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते थे जैसे उनकी स्किन, उनके फर्स, उनके हॉर्न्स, पर्ल्स, टॉर्टॉइस के शेल्स, ये सारे जो एनिमल प्रोडक्ट्स होते थे वो भी एक्सपोर्ट किए जाते थे। कुछ मिनरल्स थे जैसे क्वार्ट्ज, क्रिस्टल, ग्रेनाइट, कॉपर एक्सेट्रा। तो बच्चों इनकी लिस्ट बना लीजिए और इसको आप देख लीजिए कि मेजर इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स क्या क्या थे। बच्चों अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स के, कि what is the position of India in the world economy. This is the last part that we have to discuss under the history of trade and commerce. सेंचुरीज को अलग अलग बांट दिया है मैंने कि पहली सेंचुरी से लेके 7th सेंचुरी तक इंडिया का जो पोजीशन थी वो लार्जेस्ट इकोनॉमी मानी जाती थी
1/3 और 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स वेल्थ जो थी वो इंडिया के पास थी। यू कैन इमेजिन कि कितना ज्यादा ट्रेड जो है वो प्रॉस्पेरस था इंडिया में, और उसकी वजह से बहुत सारी राइटिंग्स में लोगों ने, जो ट्रेवलर्स थे, उसको स्वर्ण भूमि, स्वर्ण द्वीप टाइटल्स दिए गए हैं इंडिया को बिकॉज ऑफ इट्स वेल्थ। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चों 11 से 17 सेंचुरी के बीच में वो प्रॉस्पेरिटी कंटिन्यू रही। बहुत सारे ट्रेवलर्स आए, आप हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, फाइयान और बहुत सारे और भी ट्रेवलर्स हैं। तो उन लोगों ने अपनी राइटिंग्स और स्क्रिप्ट्स में प्रॉस्पेरिटी के बारे में बहुत सारी कहानियां लिखी हैं इंडिया की। फिर उसके बाद 17th सेंचुरी के शुरू से ही 18th सेंचुरी में, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, पोजीशन ऑफ इंडिया चेंज फ्रॉम एक्सपोर्टर ऑफ प्रोसेस गुड्स टू द एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। ये बहुत ही बड़ा सेटबैक था, हम कह सकते हैं कि पहले इंडिया क्या करता था, प्रोसेस गुड्स को एक्सपोर्ट करता था, लेकिन अब वो क्या हो गया, रॉ मटेरियल को जो है वो सिर्फ एक्सपोर्ट करने लगा। टेक्नोलॉजी में और बहुत सारी चीजों में, इनोवेशंस में पिछड़ने लगा इंडिया। अब उसके बाद क्या हुआ, इवन इंडिपेंडेंस के बाद भी 5 ईयर्स प्लान बनाने शुरू करे और री इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ। इन सब चीजों के में भी टाइम लगा, और तब भी बहुत स्पीड से जो है ना वो इकोनॉमी की ग्रोथ जो है वो नहीं हो पाई। और फिर जो मेजर पॉलिसी चेंज आया बच्चों, वो आया 1991 में, या इसको कहा जाता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये जो मेजर इकोनॉमिक चेंजेस थे, इन चीजों का इनिशिएटिव लिया गया, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उन्हें लिबरल किया गया, प्राइवेटाइजेशन बढ़ती गई, ग्लोबलाइजेशन मतलब जो मार्केट्स थी, लोकल मार्केट्स और फॉरेन मार्केट्स को इंटीग्रेट किया गया। तो इस तरह की पॉलिसी चेंजेस आई जिससे थोड़ा सा स्पीड अप हुआ। और अब जो आज की पोजीशन बच्चों क्या है कि अभी इंडिया को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कहा जाता है और एफडीआई का डेस्टिनेशन माना जाता है। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बहुत सारे लोग अभी डायरेक्टली इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, करने के लिए तैयार हैं, और खास तौर से जो करंट गवर्नमेंट है उनके मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया के इस तरह के कुछ इनिशिएटिव्स हैं बच्चों, जो कि ये उम्मीद जगाते हैं कि अभी हमारे इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स और जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है उसमें काफी कुछ सुधार देखने को अभी हमें मिल सकता है। तो जो एक सेटबैक लग गया था उसको, उस कमी को पूरा करने के लिए अभी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि जो पोजीशन इंडिया की एंशिएंट और मिडिवल इंडिया के टाइम में थी वो हम दोबारा से रीगेन कर पाए थ्रू आवर ट्रेड एंड कॉमर्स। तो ये छोटी सी कहानी थी मेरे बच्चों इंडियन हिस्ट्री के बारे में अबाउट द ट्रेड एंड कॉमर्स। और आपको अगर ये लेक्चर मेरा पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि दूसरे बच्चों को भी इसका बेनिफिट मिले, तो इस चैनल को आप तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए बच्चों, और इसे आगे भी शेयर करिए मैक्सिमम स्टूडेंट जिनको आप जानते हैं। सो स्टे कनेक्टेड।